Can you hear me? चलिए तो बढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज एक्सेप्शंस रेज करना। तो ये बताइए, पाइथन में आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन कब आती है? रन टाइम पे आती है, ये मुझे भी पता है। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल है, ट्राई ब्लॉक में आप ऐसा क्या करते हैं कि पाइथन रन टाइम पे एक्सेप्शन दे दे? जल्दी बोलिए। जब हम पाइथन के रूल्स ब्रेक करते हैं, बिल्कुल सही। यानी जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, तो पाइथन एक्सेप्शन देती है। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको गलत लगती हैं, पाइथन को गलत नहीं लगती, और आप चाहते हैं आपके कहने पर, आपके फोर्स करने पर पाइथन आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट करे। जैसे आपने दो नंबरों को डिवाइड करते वक्त देखा था, अगर आपने पाइथन से कहा C = A/B और B की वैल्यू 0 है, तो पाइथन एक्सेप्शन देती है? देती है। लेकिन अगर आप पाइथन से कहते हैं C = 0/10, तो पाइथन एक्सेप्शन देगी? 0/10 पे नहीं देगी। तो 0/10 का रिजल्ट आपको 0 दे देगी। बट हम चाहते हैं पाइथन इस स्थिति में भी एक्सेप्शन जनरेट करे। तो अगर आप अपनी सिचुएशंस, अपनी कंडीशंस पे एक्सेप्शन जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप पाइथन में यूज करते हैं अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर द कीवर्ड रेस, और रेस कीवर्ड के बाद उस एक्सेप्शन क्लास का नाम आप लिखते हैं जिस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाने में आप इंटरेस्टेड है। याद है आपको, पाइथन में जब भी एक्सेप्शन आती है, पाइथन ऑब्जेक्ट बनाती है, और वो किसी एक्सेप्शन क्लास का होता है। तो यहाँ आप किसी एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर वो मैसेज टाइप करिए, वो मैसेज पास करिए जो मैसेज आप चाहते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में जाकर आप डिस्प्ले कर पाए। तो जैसे ही पाइथन इस रेज वाले स्टेटमेंट को देखेगी, पाइथन तुरंत ट्राई ब्लॉक छोड़ देगी और जंप कर जाएगी उस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो इस पर्टिकुलर नाम वाली एक्सेप्शन को कर रहा होगा हैंडल। समझ आया रेस क्या करता है? तो बताइए, बिहेवियर वाइज रेस किसके जैसा है? बिहेवियर वाइज रेस लूप में लगाए गए ब्रेक के जैसा है। जैसे किसी लूप को रोकने के लिए आप ब्रेक लगाते हैं, वरना लूप अपनी कंडीशन के फॉल्स होने पर ही रुकता है। ऐसे ही किसी ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आप फोर्सिबली एक्सेप्शन जनरेट कराना चाहते हैं, तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं द कीवर्ड रेस। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? रेस के कितने वर्जन दिख रहे हैं? कितने सिंटेक्स दिख रहे हैं रेस के? पाइथन रेस के आपको देती है दो सिंटेक्सेस। एक है रेस, और सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का नाम आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल 0 डिविजन एरर, ये एक तरीका है। और दूसरा है रेस और 0 डिविजन एरर, पूरा नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर आपका मैसेज। क्या फर्क है दोनों में? पहले वाले में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा? बोलिए बोलिए जल्दी। पहले वाले में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा? पहले वाले में पाइथन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी ट्राई ब्लॉक से बाहर, और जो मैसेज जनरेट होगा वो पाइथन की तरफ से होगा। और दूसरे वाले में 0 डिविजन एरर, और साथ में मैसेज वो होगा जो आप देना चाहते हैं। अब इस पूरे की वर्किंग को समझने के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे साथ करिए अप्लाई। बताइए ध्यान से देखकर मुझे, कब कब क्या क्या करना है। अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। पढ़ लिया? तो आप मुझे बताइए, अगर यूजर ने इनपुट में 10 और -4 दिया, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? 10 और -4, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा?
शिवम, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है ढंग से। क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से। अगर यूजर ने दिया 10 और -4, तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट करते हुए मैसेज दे, नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। ये आना चाहिए आपके प्रोग्राम की तरफ से। ठीक। सेकंड केस, यूजर ने इनपुट में 10 और 5 दिया, तो क्या होना चाहिए? तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाने चाहिए और आंसर आ जाना चाहिए 2.0। 2.0 ही आएगा ना, डिवीजन फ्लोट आंसर देता है ना पाइथन में। ओके। और यूजर ने अगर 10 और 0 दिया तो क्या होना चाहिए? वेरी गुड। तो फिर एरर मैसेज आना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, है ना, या नॉन जीरो डिनोमिनेटर इनपुट कीजिए। ये रहा। ठीक है। और यूजर ने अगर 10 और भोपाल दिया तो क्या होना चाहिए? तो प्रोग्राम यूजर को बोले प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली या इंटीजर्स ओनली। ठीक है। इतनी सारी कंडीशंस अपन को करनी है हैंडल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड। बताएं। यहां तक का कोड बिल्कुल सेम रहेगा जैसा आपको दिख रहा है। इसके आगे की कोडिंग बताइए। ए और बी में यूजर से अपन ने इनपुट ले लिया है। व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट टास्क? इसके बाद हम क्या करें? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए? नहीं रचित, इसके बाद हमें चेक करना चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि कहीं ए की वैल्यू नेगेटिव या कहीं बी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। ए की वैल्यू नेगेटिव या जीरो, या कहीं बी की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा कोड क्या करेगा? अगर ऐसा है तो फिर हमारा कोड एक्सेप्शन जनरेट करे। ऐसे करना पड़ेगा ना, राइट? सो इफ दिस इज द केस, आर कोड शुड जनरेट एन एक्सेप्शन। उसके लिए हम लिखेंगे रेज, और रेस के बाद एक्सेप्शन क्लास का नाम देना है। तो मैंने एक्सेप्शन क्लास का नाम एक्सेप्शन ले लिया, और इसके डबल कोट्स में अपना मैसेज, नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। ओके। नेगेटिव नंबर्स और जीरो नॉट अलाउड, ये अपन ने मैसेज दे दिया। और इसके बाद इफ से बाहर निकलकर कोड हमारा लिखेगा सी इक्वल टू ए अपॉन बी। अगर यहां तक आ गए तो प्रिंट में हम लोग लिख देंगे प्रिंट डिविजन इज फॉलोड बाय सी। और अगर यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब प्रोग्राम ने पूरा ट्रैक कर लिया है पूरा, तो अपन कर देंगे ब्रेक। अब एक्सेप्शन बताइए किसकी किसकी लिखेंगे, कितनी एक्सेप्शन हैंडल होंगी? आंसर दीजिए। बी लेस देन इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए नहीं करा नमन, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो हमें पाइथन वाला एक्सेप्शन मैसेज देना है ना। हमें जीरो डिवीजन एरर हैंडल करनी है। उस केस में हमें मैसेज देना है प्लीज इनपुट नॉन जीरो डिनोमिनेटर। वेरी गुड रचित, हमें 3 एक्सेप्शन हैंडल करनी चाहिए। राइट। इनमें से एक होगी वैल्यू एरर। ये कब आएगी? वैल्यू एरर हमारे प्रोग्राम में कब आ सकती है? वैल्यू एरर आएगी अगर यूजर हमें ए और बी में कुछ भी नॉन न्यूमेरिक देगा। उस केस में हम इसके एक्सेप्ट ब्लॉक में जाकर क्या लिखने वाले हैं? उस केस में हम इसके एक्सेप्ट ब्लॉक में जाकर लिखने वाले हैं प्रिंट प्लीज इनपुट इंटेजर्स ओनली। ठीक है। और यूजर को एक सेकंड चांस और दें आप।
ये कहते हुए ट्राई अगेन। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है? राइट। फिर इसके बाद एक और एक्सेप्ट आएगा। ये एक्सेप्ट हम दे देते हैं जीरो डिवीजन एरर का। ये आई, इसका मतलब यूजर ने डिनोमिनेटर में जीरो दिया है, तो हमारा मैसेज हो जाएगा प्लीज इनपुट नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स। अब अगला आप बताइए इसके बाद क्या आएगा और कैसे लिखा जाएगा कोड। बोलें। यहां भी लिख दिया मैंने ट्राई अगेन। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें हैंडल करना चाहिए एक्सेप्शन। सिर्फ एक्सेप्शन नाम से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एज ई ऐसे लिखना पड़ेगा, तब एक्सेप्शन को आपका प्रोग्राम कैच करेगा, रिसीव करेगा। अब इस ई में कौन आएगा? ये ई किसको पॉइंट करेगा? ये ई किसको पॉइंट करेगा? ये ई पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, जो यहां पर आपका कोड स्ट्रिंग को नहीं ऑब्जेक्ट को रचित। ये पॉइंट करेगा उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जिसको आपने क्रिएट करा है। राइट। और इस ई को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमें मैसेज मिलेगा। इस ई को अगर हम प्रिंट में लिख दें तो हमें मैसेज मिल जाएगा एक्सेप्शन का। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब आप ई को प्रिंट करेंगे तो क्या कॉल करेगी पाइथन? किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो पाइथन क्या कॉल करती है? डेंडर एसटीआर। तो जब आप ई को प्रिंट करेंगे तो पाइथन कॉल करेगी डेंडर एसटीआर, और वो डेंडर एसटीआर के कारण आपको ये वाला मैसेज मिल जाएगा, नेगेटिव नंबर्स और जीरो नॉट अलाउड। ठीक है, रन करिए और इफेक्ट देखें। सबसे पहला केस हम लेते हैं। अपन ने पास करा 10 और -4, तो प्रोग्राम ने कह दिया नेगेटिव नंबर्स और जीरो नॉट अलाउड। फिर अपन ने पास करा 10 और 0, प्रोग्राम ने कह दिया प्लीज इनपुट नॉन जीरो डिनोमिनेटर। फिर मैंने पास करा 10 और भोपाल, प्रोग्राम ने कह दिया प्लीज इनपुट इंटीजर्स ओनली। फिर मैंने पास करा 10 और 3, तो प्रोग्राम ने बकायदा इनको प्रॉपरली डिवाइड करके रिजल्ट दिखा दिया। समझ आ गई वर्किंग पूरी? यस। एक्चुअल में इस लाइन से क्या हो रहा है रचित, आपको क्या लग रहा है ये लाइन क्या कर रही होगी? गेस करो। ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। इस लाइन को मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? बताओ। ओबीजे इज इक्वल टू एक्सेप्शन, और ये मैसेज यहां पास कर दूं मैं, और यहां पर ये ओबीजे को रेस कर दूं। इतना समझ में आ रहा है? इस लाइन से ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब अगर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका डंडर एसटीआर कॉल हो रहा होगा, सॉरी डंडर इनिट कॉल हो रहा होगा। राइट। इसके डंडर इनिट के अंदर एक्सेप्शन रिसीव हो रही होगी, सेल्फ के बाद एज अ मैसेज हो रही होगी। तो ये जो आपने मैसेज दिया है वो इस मैसेज में आएगा, और यहां पर इन्होंने इसको सेल्फ डॉट मैसेज के अंदर कॉपी करा हुआ है। ये पाइथन का कोड है, जो अंदर वाला कोड मैं आपको दिखा रहा हूं, सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को जब आपने यहां पर कैच करा जीरो इधर, जब ये ऑब्जेक्ट आपने यहां से रेस करा तो इसको रिसीव ई ने करा, और जब आप ई प्रिंट करेंगे तो डेंडर एसटीआर कॉल होगा। और डेंडर एसटीआर क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे ऑब्जेक्ट में वैसे ही स्ट्रिंग स्टोर्ड है, यही स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। और बताएं कोई डाउट? आ गया समझ? तो ये कहना गलत होगा कि ये ई इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ये स्ट्रिंग को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के डेंडर एसटीआर से आपको ये स्ट्रिंग मिल रही है, क्योंकि हर क्लास का डेंडर एसटीआर ऑब्जेक्ट के डेटा का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है। ठीक।
क्लियर है? आगे बढ़े। गुड। चलिए आगे बढ़िए। अब दीजिए मेरे अगले सवाल का जवाब। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपने पाइथन के अंदर इमेजिन करिए एक कोड में ट्राई लगाया। ठीक है, ट्राई के अंदर आपने कुछ कोड लिखा, यहां आपने एक्सेप्ट लगाया, यहां किसी एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखा, यहां एक्सेप्ट का कोड लिखा, और कुछ कोड आपने ट्राई और एक्सेप्ट के बिल्कुल बाहर लिखा। तो अभी बताइए, ये जो ब्लू कलर वाला कोड आपको दिख रहा है, ये कोड कब रन होगा? टेल मी, व्हेन विल दिस कोड गेट अ चांस टू रन? ये कोड तब जरूर रन होगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है और ये उसे कैच कर लेता है। बताइए यस और नो, होगा? अगर ट्राई में एक्सेप्शन आती है और ये एक्सेप्ट ब्लॉक उसे कैच कर लेता है, तो ये वाला कोड रन होगा एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद, होगा? केस वन। केस टू, ये तब भी रन होगा जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन ना आए। जवाब दें। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, तो क्या यहां से कंट्रोल यहां पहुंचेगा? यस, ये तब भी रन होगा अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। लेकिन इमेजिन करिए ट्राई ब्लॉक में कोई ऐसी एक्सेप्शन आती है जिसे आपका एक्सेप्ट कैच नहीं कर पाता है, तो क्या पाइथन इस कोड को रन करेगी? ट्राई ब्लॉक में कोई ऐसी एक्सेप्शन आती है जिसे आपका एक्सेप्ट ब्लॉक कैच नहीं कर पाता है, तो पाइथन इस पीस ऑफ कोड को रन करेगी? ये ब्लू वाला कोड रन होगा? नहीं होगा। यानी ये ब्लू वाला कोड रन होने के लिए जरूरी है ना कि एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच हो ही हो, राइट? लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कुछ एक्सेप्शंस आपका कोड मिस कर जाएगा, पर आप ये नहीं चाहेंगे कि वो उस कोड को मिस करे जो कोड आपके प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप उस स्टेज पे नहीं है, अगले वीक आप उस स्टेज पे होंगे जब आप उन कोड्स को देखेंगे जिनका चलना प्रोग्राम के बंद होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोड्स दो केसेस में आपको मिलते हैं। नंबर वन, जब आप पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। नंबर टू, जब आप पाइथन में परफॉर्म करते हैं फाइल हैंडलिंग। इमेजिन करिए आप पाइथन से ओरेकल को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के दौरान आपने जब कोड रन करा तो कोई प्रॉब्लम आ गई, क्वेरी फायर करने में कोई दिक्कत आ गई, तो कनेक्शन क्लोज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। कनेक्शन ओपन छोड़ के थोड़ी ना बंद कर देंगे कोड आप। इसी तरह से आपने अपने प्रोग्राम से किसी फाइल को ओपन करा, फाइल को ओपन करने के बाद आपने उस फाइल पे कुछ ऑपरेशन करा और ऑपरेशन के दौरान एक्सेप्शन आ गई, तो आप चाहेंगे आपका प्रोग्राम बंद होने से पहले फाइल क्लोज करे? तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका चलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाइथन आपको सलाह देती है कि इन पार्ट्स को आप ट्राई और एक्सेप्ट लिखने के बाद एक स्पेशल स्पेशल ब्लॉक में डाल दें, और वो स्पेशल ब्लॉक पाइथन में कहलाता है फाइनली ब्लॉक। वो स्पेशल ब्लॉक पाइथन में कहलाता है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक ट्राई और एक्सेप्ट के बाद लिखा जाता है, और फाइनली ब्लॉक में जो कोड आप लिखते हैं, पाइथन इस बात की गारंटी लेती है कि वो उस कोड को चलाए बिना प्रोग्राम को टर्मिनेट कभी नहीं करेगी। चाहे ट्राई में एक्सेप्शन ना आए तो भी फाइनली चलेगा, ट्राई में एक्सेप्शन आए, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक उसे कैच कर ले, तो भी फाइनली चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी कर पा रहा है, तो भी पाइथन प्रोग्राम किल करने से पहले किसे चलाएगी? पाइथन प्रोग्राम किल करने से पहले किसे चलाएगी? पाइथन पूरी ईमानदारी, पूरी गारंटी के साथ फाइनली ब्लॉक को रन जरूर जरूर करेगी। ये हैं फाइनली के दो सिंटेक्सेस, एक है ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, एक है ट्राई और फाइनली। क्या फर्क है दोनों में? जल्दी बोलिए जल्दी से, पहले और दूसरे सिंटेक्स में क्या फर्क है? हाउ दे आर डिफरेंट देन ईच अदर? कीवर्ड है फाइनली जावा जैसे, बिल्कुल।
जैसे जावा में फाइनली है, बिल्कुल वैसे पाइथन में फाइनली है। वेरी गुड। पहले वाले में कोई ना कोई एक्सेप्शन हैंडल हो रही है और उसके बाद फाइनली चलेगा। दूसरे वाले में गारंटी एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी। यस, दूसरे वाले में गारंटी है कि एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी और फाइनली चलेगा। एक्सेप्शन चाहे हैंडल हो ना हो, यस फाइनली चलेगा। अब इस बात को समझिए अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के पहले वाले एग्जाम्पल के डेमो से। सबसे पहला कोड मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का ले रहा हूं, जो आपने देखा था, ये वाला कोड। सो आई एम सेविंग इट एज एक्सेप्शन डेमो 6। और अब आप मुझे बताइए, अगर इस कोड में अपन ये इनपुट वाला पार्ट भी अंदर ले लें, तो अब ये प्रोग्राम कितनी एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है ट्राई ब्लॉक के अंदर से? अब ये प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक के अंदर से कितनी एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है? दो। कौन कौन सी दो? या तो ये दे सकता है वैल्यू एरर, और या तो ये दे सकता है जीरो डिवीजन एरर, है ना? इमेजिन करिए, अब मैंने यहां लिखा फाइनली, और फाइनली में मैंने प्रिंट में लिखा हैव अ गुड डे। तो मुझे बताइए, ये हैव अ गुड डे क्या तब प्रिंट होगा जब कोई एक्सेप्शन ना आए? होगा, डेफिनेटली होगा। क्या ये हैव अ गुड डे तब भी प्रिंट होगा जब जीरो डिवीजन एरर आए? बिल्कुल होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये तब भी प्रिंट होगा जब वैल्यू एरर आए? होगा। भले ही हमने वैल्यू एरर को हैंडल नहीं करा है, बट पाइथन आपके प्रोग्राम को बंद करने के ठीक पहले गारंटी के साथ हैव अ गुड डे वाला मैसेज आपको जनरेट करके ही बंद होगी। तो रन करते हैं कोड और बिहेवियर देखिए। सबसे पहला केस लेते हैं, जब कोई एक्सेप्शन आ ही नहीं रही है। मैंने इनपुट में 4 और 2 डाला। पाइथन ने मुझे दो स्टेटमेंट्स दिए, डिवीजन इज 2.0 एंड हैव अ गुड डे। ये चलना ही है। फिर मैंने इसको रन करा दूसरी बार। इस बार मैंने इनपुट में डाला 10 और 0। क्या 10 और 0 पे एक्सेप्शन आएगी? आएगी। कौन सी एक्सेप्शन आएगी 10 और 0 के केस में? जीरो डिवीजन एरर आएगी। क्या आपका कोड जीरो डिवीजन एरर हैंडल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, राइट। और इसके बाद फाइनली चलेगा? बिल्कुल चलेगा, राइट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर, आपने 10 और एबीसी टाइप करा, कौन सी एक्सेप्शन आएगी? वैल्यू एरर। आपका कोड हैंडल कर रहा है वैल्यू एरर को? नहीं कर रहा है, बट स्टिल पाइथन फाइनली चलाए बगैर प्रोग्राम बंद नहीं करेगी। वो पहले फाइनली चलाएगी, फिर उसके बाद आपके प्रोग्राम को करेगी टर्मिनेट। यू कैन ऑब्जर्व, पाइथन ने पहले हैव अ गुड डे दिया, फिर अपने वाले तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करा और प्रोग्राम को किल कर दिया, बट फाइनली जरूर चला। तो जब भी आप कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो प्रोग्राम बंद होने के पहले, तो उनके लिए सबसे बढ़िया जगह है, उन्हें डाल दीजिए आप फाइनली के अंदर। हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी नमन। फाइनली के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा कोड डाल दिया जिसने एक्सेप्शन दे दी, जैसे देखो, मान लो फाइनली में मैंने एक लिस्ट लेके रखी हुई है। रख सकते हैं फाइनली में एक लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 30। ये फाइनली में एक लिस्ट है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो ए में नंबर आया है, मैं लिस्ट का वो वाला एलिमेंट प्रिंट करूं, माई नंबर्स ए। अब देखो तुम्हारा वाला केस बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, माई नंबर्स फॉलोड बाय ए। अब मैंने इस कोड को रन करा। मैंने पहला इनपुट दिया 2 और 3। क्या होगा बताओ नमन? अगर मैंने इनपुट 2 और 3 दिया है तो क्या होगा? क्या ए अपॉन बी चलेगा? चलेगा। ए अपॉन बी मुझे डिवीजन दे देगा? दे देगा। फाइनली चलेगा? चलेगा। क्या माई नंबर लिस्ट में इंडेक्स 2 पे कोई एलिमेंट है तो 30 प्रिंट होगा और हैव अ गुड डे भी प्रिंट होगा। होगा, ठीक है। अब इमेजिन करो मैंने इस कोड को रन करा और इनपुट में मैंने डाला 5 और 2।
अब मुझे बताओ फाइनली चलेगा? चलेगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट माई नंबर्स 5 आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। कौन सी वाली? इंडेक्स एरर। क्या ये प्रिंट चल पाएगा हैव अ गुड डे? नोटिस करो, नहीं चल पाएगा। आप चाहते हो चले? आप चाहते हो ये चले, तो इसको फिर डालो एक फाइनली के अंदर, ट्राई के अंदर, और इस प्रिंट को डालो उस ट्राई के फाइनली के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना ये वाला पार्ट एक्सेप्शन दे सकता है। बताओ, एज अ डेवलपर डू यू हैव एन आइडिया कि ये कोड में एक्सेप्शन आ सकती है? अगर आपको लग रहा है हाँ है, मुझे मालूम है ये कोड एक्सेप्शन दे सकता है, तो आप इस कोड में ट्राई लगाओ। राइट, ये पूरा ट्राई में चला जाएगा, और ये हैव अ गुड डे कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा इसके भी फाइनली में। कर दो आप नेस्टिंग। राइट, अब हर हाल में प्रिंट होगा हैव अ गुड डे। यस, अब हैव अ गुड डे हर हाल में प्रिंट होगा, चेक करिए। अब अपने रन करा, दिया पहले 2 और 3, तो हैव अ गुड डे आया। फिर रन करा, दिया अपन ने 5 और 2, नोटिस करिए इंडेक्स एरर आई, लेकिन हैव अ गुड डे जरूर प्रिंट हुआ। राइट, तो वो आपको डिसाइड करना है कि फाइनली में अगर जरूरत है तो फाइनली में भी ट्राई लगाओ। डिपेंड करता है आप किस तरीके का कोड लिखते हो फाइनली में। ठीक, चलें आगे। गुड। अब आइए लास्ट टॉपिक पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। और लास्ट टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये है कि ये जो कोड हमने अभी अभी बनाया, जरा इस पे नजर डालिए और मुझे बताइए, ये ए का नेगेटिव होना या बी का नेगेटिव होना आपकी कंडीशन है, ये पाइथन की कंडीशन है? ये आपकी कंडीशन है, राइट? आपने सोचा है ना कि अगर ए या बी नेगेटिव होंगे तो ऐसा बिहेवियर करे कोड, है ना? तो पाइथन ये कहती है जब कंडीशन आपकी है तो बेटर होगा ना एक्सेप्शन भी आपकी ही जनरेट हो। इस समय अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कंडीशन आपकी है, लेकिन एक्सेप्शन आप किसकी जनरेट करा रहे हैं? कंडीशन आपकी है लेकिन एक्सेप्शन आप किसकी जनरेट करा रहे हैं? एक्सेप्शन आप जनरेट करा रहे हैं पाइथन की। ये जो क्लास आप देख रहे हैं पाइथन की क्लास है ना, एक्सेप्शन क्लास। तो पाइथन एडवाइस करती है एज अ गुड प्रोग्रामर, एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, इट्स बेटर अगर ये क्लास भी आप अपनी बना लें। rather than using Python's exception classes, you should create your own exception classes. और जब आप अपनी exception classes बनाते हैं तो उन्हें Python में हम बोलते हैं user defined exceptions। क्या बोलते हैं? user defined exceptions, या उनका दूसरा नाम होता है custom exceptions। either we call them user defined exceptions or we call them custom exceptions। करेक्ट? तो अब कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाई जाती है, एक एग्जांपल इसका लेते हैं अपन। इसको अपन सेव करते हैं बाय द नेम ऑफ एक्सेप्शन डेमो 7। ठीक, अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाने का क्या स्टाइल है? तो पाइथन का कहना है अगर आपको अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास बनानी है तो आप क्लास कीवर्ड लिखें, अपनी क्लास को जो नाम देना है आप दीजिए। मैंने नाम दिया इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन और इनवैलिड नंबर एक्सेप्शन। लेकिन खाली इनवैलिड नंबर एक्सेप्शन लिखने से ये एक्सेप्शन नहीं बन गई। अगर आप चाहते हैं पाइथन इसको एक्सेप्शन का स्टेटस दे, तो आपको पाइथन की किसी भी एक्सेप्शन क्लास को इस क्लास में करना पड़ेगा इनहेरिट। समझ आ रहा है? इसे एक्सेप्शन हायरार्की का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और ये एक्सेप्शन हायरार्की का हिस्सा तभी बनेगी ना जब ये उनमें से किसी क्लास को इनहेरिट कर ले जो पाइथन में एक्सेप्शन क्लासेस हैं। बोलो जल्दी। करेक्ट, सही कह रहा हूं? तो ये करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पैरेंथेसिस में लिख दीजिए एक्सेप्शन, किसी को भी आप कर सकते हैं, और अंदर लिख दीजिए पास। बस इतना कर दीजिए। अब जहां आपने एक्सेप्शन लिखा है वहां क्या लिख देंगे? जल्दी बोलिए। जहां आपने एक्सेप्शन लिखा है वहां लिख देंगे इनवैलिड न्यूमरेटर एक्सेप्शन। आप ये लिख दीजिए।
इनवैलिड नंबर, सॉरी नॉट न्यूमरेटर, इनवैलिड नंबर एक्सेप्शन। और यहां पर भी इनवैलिड नंबर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे लास्ट वाले ब्लॉक में। ठीक है, अब मुझे एक डाउट है, ये बताइए, ये हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये लाइन से अब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट बनेगा तो डंडे रनिट चलेगा। तो कहाँ है डंडे रनिट? कहाँ बनाया अपन ने अपनी क्लास में डंडे रनिट? वेरी गुड, याद कीजिए इनहेरिटेंस। अगर चाइल्ड क्लास में डंडे रनिट नहीं होता है तो पाइथन पेरेंट का डंडे रनिट चलाती है? अगर चाइल्ड क्लास में डंडर इनिट नहीं होता है तो पाइथन पेरेंट का डंडर इनिट चलाती है? बिल्कुल चलाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें डंडर इनिट एक्सेप्शन क्लास का चलेगा। यस। और एक्सेप्शन क्लास के डंडर इनिट में ये मैसेज को रिसीव करके ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, ये कोड लिखा है। वेरी गुड। तो ये मैसेज जाकर आपके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। जब आप रेस करेंगे तो कंट्रोल यहां पहुंचेगा। फिर यहां से क्या कॉल होगा जब आप प्रिंट ई लिखेंगे? तो यहां से कॉल होगा डंडर एस टी आर। कहाँ है डंडर एस टी आर आपकी क्लास में? कहाँ बनाया आपने? हमने नहीं बनाया, लेकिन जिसको इनहेरिट करा है उसने तो बनाया है। पेरेंट के पास तो डंडर एस टी आर होगा। तो पाइथन कॉल कर देगी एक्सेप्शन क्लास का डंडर एस टी आर, मैसेज मिल जाएगा आपको अपना खुद का। क्लियर हुआ? ओके। तो सेम कोड, बस रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेटर है, क्योंकि अब आपके प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आएगी वो आपके वाले क्लास के नाम से आएगी, विच इज इनवैलिड नंबर एक्सेप्शन। व्हाट इफ ट्राई टू गिव अ बॉडी टू दिस क्लास? दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सुपर यूज करके पेरेंट क्लास का डंडरनेट जरूर चलवाएं, क्योंकि पेरेंट क्लास के डंडरनेट में ही वो कोड डला हुआ है जो इस एक्सेप्शन मैसेज को ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। ठीक है। अगर अपना डंडर एसटीआर बना दे, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना डंडर एसटीआर बना दो तो फिर क्या मतलब है इनहेरिट करने का? अगर आप अपना डंडर एसटीआर बनाते हो और आप डंडर एसटीआर से वही कराओगे ना जो नॉर्मली डंडर एसटीआर करता है, स्ट्रिंग रिटर्न कराना, तो वैसे भी कर रहा है एक्सेप्शन क्लास का डंडर एसटीआर। अपन ओवरराइड कब करते हैं किसी मेथड को? जवाब दीजिए। अपन किसी भी मेथड को ओवरराइड कब करते हैं? तब करते हैं जब उसकी वर्किंग चेंज करनी हो। तो डंडर एसटीआर तो पहले से ही वो वर्क कर रहा है ना जो आप चाहते हो। ठीक है। चलिए, दिस कंप्लीट्स योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब अगला चैप्टर सीधे एक प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं अब आपको एक प्रोग्राम बना के दे रहा हूं और आप मुझे उसका आउटपुट बताएंगे। स्टार्ट करें? चैप्टर का नाम नहीं लूंगा। लेट्स स्टार्ट द कोड। आप बताना अकॉर्डिंग टू यू इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, व्हाट कोड आई एम राइटिंग। ध्यान से, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया मैंने पॉइंट। पॉइंट क्लास के अंदर मैंने एक डंडर इनिट बनाया जो पैरामीटर में एक्स और वाई ले रहा है और पॉइंट को इनिशियलाइज कर रहा है बाय सेइंग सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स एंड सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई। सो एक पॉइंट किसी भी स्केल पे दो वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है ना, एक्स एक्सेस की और वाई एक्सेस की वैल्यू। वो मेरे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने करा और मैंने इसके अंदर एक डंडर एसटीआर भी बनाया हुआ है। क्या कर रहा है डंडर एसटीआर? ये डंडर एसटीआर एक्स और वाई को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न एफ एंड देन विद इन डबल कोट्स curly braces self dot x, or I should say x is equals to curly brace self dot x comma y is equals to curly brace self dot y। बताएं, ये क्लास क्लियर है आप सबको? इज द पॉइंट क्लास क्लियर टू यू ऑल? ओके। अब मैंने मेन स्क्रिप्ट में आकर पॉइंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, p1 इक्वल टू पॉइंट, पास करा उसे 1020।
पॉइंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, P2 इक्वल टू पॉइंट, पास करा उसे 30-40। और अब मैं चाहता हूं मैं P3 में P1 और P2 को ऐड कर दूं। तो मैंने एक पॉइंट का P3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें P1 P2 को ऐड करा, और उसके बाद मैंने इन सबको प्रिंट कर दिया, प्रिंट P1, प्रिंट P2 एंड प्रिंट P3। ये मैंने कोड लिखा। आप बताएं ये कोड जब रन होगा तो क्या आउटपुट देगा? वेरी गुड नमन, वेरी गुड देवोत्तम। कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी और क्यों आएगी, और कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अब तो आप ये भी बताओ, कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी, क्यों एक्सेप्शन आएगी? P3 इक्वल टू P1 प्लस P2 पे एक्सेप्शन आएगी। वेरी गुड। क्यों आएगी P3 इक्वल टू P1 प्लस P2 पे एक्सेप्शन? क्यों लग रहा है आपको कि ये लाइन पे एक्सेप्शन आएगी? ये लाइन पे इसलिए एक्सेप्शन आएगी, बिल्कुल सही नमन, क्योंकि क्या P1 P2 हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं? बताइए, क्या P1 P2 प्रोग्रामर की पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं? बोलिए जल्दी। यस, P1 P2 प्रोग्रामर की पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ये प्रोग्रामर की पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर पाइथन को कैसे पता चलेगा कि P1 P2 को कैसे ऐड करा जाए? यस और नो? पाइथन इंटीजर्स ऐड करना जानती है? पाइथन इंटीजर्स ऐड करना जानती है? जानती है। पाइथन स्ट्रिंग्स को ऐड करना जानती है? जानती है। लेकिन पाइथन नहीं जानती है कि कैसे ऐड करे जाएं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स, ऐसी क्लास जो पाइथन की क्लास नहीं है। राइट, पाइथन अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को तो ऐड कर लेगी, जैसे इंट पाइथन की क्लास है, इंट पाइथन की क्लास है। गुड। बूल पाइथन की क्लास है, फ्लोट, str सब पाइथन की क्लासेस हैं। तो पाइथन इनके ऑब्जेक्ट्स का सम निकालना जानती है, बट पाइथन बिल्कुल नहीं जानती है कि पॉइंट के ऑब्जेक्ट का सम कैसे निकाला जाए। और याद करिए, जब ऑपरेशन गलत डेटा टाइप पे होता है तो कौन सी एक्सेप्शन आती है? जब कोई ऑपरेशन गलत डेटा टाइप पे होता है तो हमेशा आती है टाइप एरर। आज भी पाइथन आपको यही टाइप एरर देगी जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे। ध्यान से देखिए, तो पाइथन कह रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि प्लस को पॉइंट और पॉइंट पे कैसे करा जाए अप्लाई। गॉट द पॉइंट? समझ आ रहा है? राइट। अब अगर आप चाहते हैं कि पाइथन आपके लिए P1 प्लस P2 करे, तो आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ेगा। और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम आपने C++ पढ़ी है तो जरूर सुना होगा, और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सुना है आपने ये वर्ड? राइट, जिन्होंने सुना है आप तो याद कर लीजिए। हालांकि पाइथन का इंप्लीमेंटेशन C++ से थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको बता दूं ये क्या है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक होती है जो हमें इस बात की पावर देती है, इजाजत देती है कि हम पाइथन के जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इन तमाम ऑपरेटर्स को अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर पाए। तो P1 P2 हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं? जवाब दें। यस। और हम चाहेंगे P1 P2 ऐड हो जाएं, तो फिर हम पाइथन को ये बताएंगे कि P1 प्लस P2 इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप पाइथन को बता देंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो P1 P2 को ऐड कर देगी, कर देगी। यस। आप समझिए ध्यान से, कैसे आप पाइथन को बोलेंगे कि P1 P2 को ऐड कैसे करना है, कैसे गाइड करेंगे। तो पाइथन में हर क्लास के पास, ध्यान दीजिएगा, हर क्लास के पास एक फंक्शन बनाया जा सकता है जो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे आप मुझे बताइए, जो डंडर str है, ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है ना जब ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा हो। क्या बोलते हैं? जब आप प्रिंट P1 बोलते हैं तो पाइथन डंडर str चलाती है ना। ऐसे ही जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पाइथन कौन सा मेथड चलाती है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पाइथन कौन सा मेथड चलाती है? पाइथन चलाती है डंडर इनिट। बिल्कुल वैसे जब आप पाइथन से बोलेंगे P1 प्लस P2, तो पाइथन आपकी क्लास में एक मेथड ढूंढती है,
और उस मेथड का नाम आपको रखना पड़ेगा डंडर ऐड। क्या नाम रखना पड़ेगा बताइए? डंडर ऐड। अगर इस नाम का मेथड आपने अपनी क्लास में बना दिया तो पाइथन इस लाइन पे इस डंडर ऐड को चला देगी, राइट? तो पहले तो हम इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर क्लास में डंडर ऐड हो तो एक्सेप्शन आना बंद। अगर क्लास में डंडर ऐड हो तो P1 प्लस P2 पे एक्सेप्शन आना बंद। यस। तो देखिए, मैंने क्लास के अंदर डंडर ऐड नाम का एक मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने लिखा ऐड मेथड कॉल्ड। नाउ कैन यू टेल मी क्या होगा जब पाइथन P1 प्लस P2 को देखेगी? तो जल्दी जवाब दीजिए। जैसे ही पाइथन P1 प्लस P2 देखेगी वो किसे कॉल करेगी? वो कॉल करेगी इसको, राइट? ये मेथड स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? मैसेज। ये मेथड स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करेगा ऐड मेथड कॉल्ड करेगा, ठीक है? और रिटर्न क्या हो रहा है यहां से? यहां से रिटर्न क्या हो रहा है? बोलो जल्दी। यहां से क्या रिटर्न हो रहा है? इतना टाइम। जब कोई मेथड कुछ नहीं रिटर्न करता है नमन, तो वो नन रिटर्न करता है। यस और नो? तो यहां से नन रिटर्न हो रहा है और वो नन किस में जाएगा? वो चला जाएगा P3 में, राइट? तो अगर हम चलाएं अब इस कोड को तो हमें सम सही नहीं दिखेगा, लेकिन इतना पता लग जाएगा ना कि इस लाइन पे ऐड चलता है। देखिए ध्यान से, पता लग गया P3 में नन आ रहा है और आपको आपका मैसेज भी मिल रहा है ऐड मेथड कॉल्ड। ठीक है, अब हम एक्चुअल लॉजिक सीखते हैं ऐड करने का। सीखिए, पाइथन इस लाइन को देखेगी तो ऐड को कॉल कैसे करेगी। जब पाइथन ने आपको इस लाइन को लिखते हुए देखा तो पाइथन ने इस लाइन को ऐसे जनरेट कर दिया P1 डॉट डंडर एड P2। ये पाइथन ने कॉल चेंज करा। अब मुझे बताइए P1 का डंडर एड से क्या रिलेशन? P1 का डंडर एड से क्या रिलेशन? वेरी गुड, P1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अगर P1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो सेल्फ में कौन आएगा? सेल्फ में P1 आएगा। और ये अदर में कौन आएगा? अदर में P2 आएगा। अब आप यहां कुछ ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं कि P1 P2 ऐड हो जाएं और रिजल्ट P3 में आ जाए। लिख सकते हैं? कैन यू डू दैट? ये खाली प्रिंट चाहिए नहीं चाहिए मुझे, या एक्चुअल लॉजिक चाहिए जो P1 और P2 को ऐड करे और रिजल्ट P3 में आ जाए। तो आप बस मुझे डंडर ऐड की बॉडी लिख के दिखाएं, ठीक है? और ऐड क्या करना है? दोनों का x ऐड करना है, दोनों का y ऐड करना है और P3 के x और y में स्टोर हो जाना चाहिए, राइट? तो बताइए P3 का x कितना आना चाहिए? P3 का x कितना बनना चाहिए? वेरी गुड। P3 का x बनना चाहिए 40 और P3 का y कितना बनना चाहिए? 60। चलिए बनाइए। जितना भी आपको समझ में आ रहा है डंडर ऐड का कोड लिखने की कोशिश करिए। मैं आपके समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये P1 ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। ये हमारे पास P2 है जो पॉइंट कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट को जिसमें x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 40 है। ठीक है, अब जब आपने कहा P3 इक्वल टू P1 प्लस P2 तो पाइथन ने इसे बना दिया P3 इक्वल टू P1 डॉट डंडर एड और P2। तो अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो बताइए सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है? बोलो जल्दी। सेल्फ पॉइंट कर रहा है इधर जहां P1 पॉइंट कर रहा है, राइट? और ये अदर किसको पॉइंट कर रहा है? नमन, गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में तुमने। ऐड से रिटर्न स्ट्रिंग नहीं होनी है नमन, ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है पॉइंट क्लास का, तभी तो वो P3 में जाएगा। और अदर में ये आना चाहिए।
ठीक, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इस 10 और इस 30 को, ऐसे ही इस 20 और इस 40 को ऐड कीजिए, यहां एक ऑब्जेक्ट बनाइए, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर P3 में आ जाए। लगाइए इतना दिमाग जल्दी से। बिल्कुल सही देवोत्तम, परफेक्ट, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक नमन। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम लोग यहां लिखें x इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, और लिखें y इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई। राइट, ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ओबीजे इज इक्वल टू पॉइंट, और इसके पैरामीटर में पास कर दें ये वाले एक्स वाई। तो ये लाइन से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, और यहां से क्या करें, यहां से इसको कर दें रिटर्न। रिटर्न करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा, रिटर्न ओबीजे करेंगे तो कहां आएगा, आ जाएगा ये P3 में। तो नोटिस करिए P3 में आपको X40 और Y60 मिल जाएगा। दिस इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओबीजे क्यों बनाया, ऐड क्या रिटर्न करेगा जसलीन, सोचो। एक बात बताओ जसलीन आप मुझे, अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 10 + 20, तो जसलीन x में क्या आता है, बताओ बताओ आप, इस लाइन का मुझे जवाब दो पाइथन में। जल्दी बोलो बेटा। 10 और 20 ऐड करते हैं अगर हम, तो x में क्या आता है, 30 आता है। वेरी गुड। 30 किस डेटा टाइप की वैल्यू है, शाबाश, इंट डेटा टाइप की वैल्यू है। राइट, और 10 20 किस डेटा टाइप के हैं, वो भी इंट डेटा टाइप के हैं, शाबाश। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू हेलो प्लस यूजर, तो बताओ x में क्या आएगा, हेलो यूजर आएगा। हेलो यूजर पाइथन के लिए किस डेटा टाइप की वैल्यू है, str टाइप की वैल्यू है। हेलो और यूजर खुद क्या है इंडिविजुअली, str है। तो आपको पाइथन में एक ट्रेंड नहीं दिख रहा, बताओ, एक पैटर्न नहीं दिख रहा, कि अगर दो इंटीजर ऐड होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है जसलीन, अगर दो इंटीजर ऐड होते हैं तो रिजल्ट इंटीजर आता है, दो स्ट्रिंग ऐड होती हैं तो रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रिंग। तो P1 P2 क्या है, P1 P2 क्या है, नहीं बेटा, P1 P2 इंट नहीं है, P1 P2 पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, है कि नहीं, बताओ। अगर ये पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो इस एडिशन का रिजल्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, दो पॉइंट ऐड होंगे तो एक पॉइंट ही प्रोड्यूस होगा ना। इसीलिए तो अपन ने यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया पॉइंट क्लास का, ताकि वो रिटर्न होकर P3 में आए। समझ आया। हम्म, और कोई डाउट किसी को, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे उसका आउटपुट बताओ आप। यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बताइए, अच्छे से क्लियर है पूरी वर्किंग। गुड।
तीन होंगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया नमन, मैं अगला सवाल वही करने जा रहा हूं। चलो अब तुमने पूछ लिया है तो अपन यहाँ पर खुद ही सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ मान लीजिए मैंने एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट में मैंने रखा 50,60 और अब मैंने कहा P4 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। कैन एनीवन इन द क्लास एक्सप्लेन मी हाउ द कोड इज गोइंग टू वर्क? चल भी पाएगा कि नहीं? क्या होगा अगर मैंने पाइथन से बोला P4 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3? आप लोगों को क्या लगता है पाइथन क्या करेगी? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले क्या आप इसका जवाब समझें, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा रचित, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सेम कोड काम करेगा। समझो आप ध्यान से। अगर मैं पाइथन से कहता हूं a इज इक्वल्स टू 10 + 20 + 30, तो क्या पाइथन पहले 10 + 20 नहीं करेगी? बताओ, लेफ्ट टू राइट चलेगी ना। तो पहले इस प्लस को सॉल्व करेगी, इसका रिजल्ट आएगा 30, इस 30 में ये 30 ऐड करेगी, यानी पाइथन प्लस कितनी बार चलाएगी? पाइथन प्लस 2 बार चलाएगी। चलाएगी? तो आपके साथ भी तो यही होगा। जब आप पाइथन से कहोगे P1 प्लस P2 प्लस P3, तो पाइथन इसको ऐसे मानेगी ना कि पहले P1 P2 करना है, फिर रिजल्ट को P3 के साथ ऐड करना है। करेक्ट? तो अब मुझे बताइए, जब P1 प्लस P2 चलेगा तो इसका कॉल ये बन जाएगा P1 डॉट डंडर एड P2। बोलो जल्दी। ओके, ये कॉल से यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, होगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस कॉल का रिजल्ट बन के आएगा, आएगा। और इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन ऐड होगा? P3 ऐड होगा। इस ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में क्या होगा? बताओ। हाँ बताओ ना, क्या होगा? वैल्यू बताओ मुझे, इसके एक्स में कितना होगा? तो बच्चे वैल्यू बताओ, वैल्यू। हाँ, एक्स में 40 होगा और वाई में कितना होगा? 60 होगा। और P3 के एक्स में कितना है? P3 के एक्स में 50 है और P3 के वाई में कितना है? 60 है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये कॉल ऐसे हो जाएगा ना, ओबीजे डॉट डंडर एड, और यहां पैरामीटर में P3 जाएगा। तो फिर यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, उस ऑब्जेक्ट में कितना होगा एक्स और कितना होगा वाई? इस पूरे का सम जो आएगा उसके एक्स में क्या होगा? उसके एक्स में आपको मिलेगा 90, 90 मिलेगा ना, 50 और 40। उसके एक्स में मिलेगा आपको 90 और उसके वाई में आपको मिलेगा 120। तो P4 अल्टीमेटली 90 और 120 बनेगा। बिल्कुल। आ गया समझ? तीन ऑब्जेक्ट कैसे ऐड हो रहे हैं? आपको कुछ नहीं करना, तीन ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए वो पाइथन कर लेगी। वो चलेगी अपने आप लेफ्ट टू राइट। समझ आया? आया, वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं कहता हूं P1 प्लस P2 माइनस P3, तो अब नहीं चलेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों ड्रॉप हो जाएगा ये कोड? वाई द कोड इज नॉट गोइंग टू वर्क? क्योंकि आपने माइनस के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की है। क्या लगता है माइनस वाले का नाम क्या होगा? क्या लगता है माइनस वाले का नाम क्या होगा? अगर प्लस वाले का नाम डंडर ऐड है तो माइनस वाले का नाम क्या होगा? गुड नम्रता, माइनस वाले का नाम होगा डंडर सब। तो यहां अगर डंडर सब बना दे तो ये चल जाएगा? डेफिनेटली चल जाएगा। तो यहां बना दीजिए डंडर सब। राइट, अंदर यही लॉजिक काम आएगा विद ऑपरेटर चेंज। अंदर यही लॉजिक काम आएगा ना, विद ऑपरेटर चेंज। बस जहां लिखा हुआ है प्लस वहां लिख दीजिए आप माइनस। अब चलेगा? बिल्कुल, पहले P1 P2 ऐड होंगे और फिर रिजल्ट में से P3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या आएगा P4 में बताओ? वेरी गुड, ये रहा P4 का आंसर, -10 and y is 0।
आया समझ? अपलोडिंग क्लियर हुई? बेसिक्स क्लियर हुए? तो फिर ऐसे हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। कोई भी क्लास स्टूडेंट क्लास बनाए तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। यस। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होंगे, वो लॉजिक आपको सोचना है ना। अब ये मत सोचिएगा सर दो स्टूडेंट कैसे ऐड होंगे, वो आप सोचिए। अगर आप दो स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं तो आप क्या ऐड करेंगे? रोल नंबर ऐड करेंगे, ग्रेड ऐड करेंगे, क्या करेंगे? पाइथन बस इतना जानती है कि अगर उसे प्लस दिखा तो वो किसे ढूंढेगी क्लास में? अगर उसे प्लस दिखा ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो वो ढूंढेगी डंडर ऐड को। मिल गया तो चला देगी, नहीं मिला तो दे देगी टाइप एरर। क्लियर हुआ? राइट। तो फिर किसके लिए कौन हुआ? तो आप समझिए, प्लस के लिए डंडर ऐड हुआ, राइट। माइनस के लिए डंडर सब्ट्रैक्ट हुआ। देन मल्टीप्लाई के लिए कौन होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड, डंडर MUL। अपॉन के लिए कौन होगा? नहीं, डंडर ट्रू डिव। अपॉन वाले का नाम है ट्रू डिव, ट्रू डिविजन, राइट। और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश वाले का नाम है डंडर फ्लोर डिव। ओके। और मॉड के लिए नाम रखा गया है डंडर मॉड। ये नाम है। डिव नाम से है ही नहीं कोई। डिव की जगह कौन है? डिव की जगह है ट्रू डिव। और एक डबल स्टार भी था पाइथन में, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। हाँ, इसके लिए कौन है? डंडर पाव। इसके लिए मेथड का नाम है डंडर पाव, राइट। इन मेथड्स को अगर आप क्लास में डिफाइन कर दें तो पाइथन आपको इन ऑपरेटर्स को करने देगी अपने ऑब्जेक्ट्स पे यूज, एंड दैट विल बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसका नेक्स्ट पार्ट और डिटेल में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आया? और ग्रुप चेक कर लीजिएगा, मंडे शाम को 6 o'clock पे होपफुली आप लोगों की एसक्यूएल की क्लास है। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, तो याद से एसक्यूएल का लेक्चर मंडे शाम को कर लीजिएगा। अपनी क्लास तो ट्यूसडे को है, मैं ट्यूसडे को अपलोडिंग खत्म करूंगा।